नमस्कार दोस्तों, चलिए हम लोग क्लास 9 के मैथ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। जो भी आपका प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है वो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है अगले साल के एग्जाम के लिए। मतलब 2023 में आपका जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जाम होगा, जिसमें 40 क्वेश्चन मैथ के आएंगे ऑब्जेक्टिव। वो क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसका प्रैक्टिस हम लोग अभी करेंगे। और आप जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप का हम वीडियो बना रहे हैं ना, सबको आप देख के जाइएगा। अगर आपको 40 में 40 लाना है तो इसी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन दिख जाएगा। तो इससे पहले वाले सेट को हम लोग सॉल्व किए थे, जो सेट 1 है, यानी पिछले वीडियो को। तो अगर अभी तक आपने उस सेट को सॉल्व नहीं देखा है, उस सेट का सॉल्व नहीं दिखा है, तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप वहां जाके पहले उसको भी देख लीजिए। यानी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बना रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट है, सबको करके जाइएगा तो आपको आराम से 40 में 40 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए इस सेट का जो प्रीवियस ईयर का है, ये सेट नंबर 2 है। तो इसका क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, आपके सामने है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन बोला पाई क्या है। तो सभी को पता होना चाहिए कि पिछले वीडियो में भी हम डिस्कशन किए थे कि पाई क्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी ऑप्शन बी सही इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। पाई क्या होता है? अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई का वैल्यू जैसा आप जानते हैं 22/7 होता है, तो वो परिमेय संख्या होता है 22/7। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है 36/100 का दशमलव प्रसार क्या है। तो हम लोग के पास क्वेश्चन जो लिखा है वो 36/100 है। हम लोग 36/100 को लिख सकते हैं 0.36, क्योंकि 2 0 है तो इकाई दहाई 2 संख्या के बाद हम लोग पॉइंट बैठा देंगे तो आएगा कितना? 0.36। अब 0.36 क्या है? पूरा ये तो भाग हो चुका है ना, तो ये शांत कहलाता है। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शांत। क्या हो जाएगा? शांत। आप सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर को अगर प्रैक्टिस करके जाइएगा तो आपको 40 में 40 आने से कोई नहीं रोकेगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है 5 + √5 का होल और इनटू में दिया है 5 - √5। ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। तो उस फॉर्मूला को हम लोग पहले अभी लिख लेंगे। तो फॉर्मूला के हिसाब से ये a + b होल a - b होल है। तो इसका फॉर्मूला के हिसाब से हो जाएगा a² - b², यानी b का स्क्वायर यानी √5 का स्क्वायर। अब देखिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, a² - b² बराबर फॉर्मूला होता है a + b होल और उसके बाद a - b होल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो आपको ये इस फॉर्म में दिया हुआ था, हमको इस फॉर्म में लिख के आंसर लाना था। 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और √5 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो बचेगा 5, माइनस करने पर आएगा 20। तो 20 आपको देखिए ये आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर। ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी, 20 इसका आंसर है। ठीक है, बस इस तरह सब सेट को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है 2 का पावर दे रखा है 2 का पावर क्या दिया हुआ है? तो 2 का पावर दिया है 2/3। 2 का पावर क्या दिया है? 2/3। उसके बाद गुना, फिर 2 का पावर दिया है 1/3। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका भी एक फॉर्मूला होता है, जब पावर कुछ भी और गुना में हो और ये दोनों एक जैसा हो, जैसे 2 है 2 है, तो पावर को हम लोग जोड़ देते हैं, यानी 2/3 + 1/3। ये किस फॉर्मूला से बना? तो एक फॉर्मूला होता है a का पावर मान लिया जाए m है इंटू और a का पावर n है। जब ये a और a सेम टू सेम रहे गुना में तो पावर को ऐड कर दिया जाता है, यानी m + n। इस फॉर्मूला का प्रयोग कर देंगे हम लोग। तो 2 का पावर आएगा कितना? 2/3 जोड़ 1/3, जोड़ेंगे तो आएगा 3/3। अब 3 के पावर हम 3 कट गया तो 2 का पावर 1 बचा, और 2 का पावर 1 का मतलब ही क्या होता है? 2, यानी हम लोग का आंसर कितना आ गया? 2। अब बताइए किस ऑप्शन में 2 दिया? ऑप्शन नंबर सी में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? सही आंसर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है इनमें से कौन एक चर में बहुपद। ठीक है, तो सबसे पहले ऑप्शन ए को अगर आप देखें तो ऑप्शन ए में लिखा है 4x² - 3x + 7। ये आंसर हो जाएगा। ये एक चर में बहुपद
है। ठीक है, ये क्या है, एक चर में बहुपद। बाकी जो ऑप्शन बी आपको दिख रहा है ये टी है, लेकिन रूट में अगर कोई रूट में आ जाए चर तो वो बहुपद नहीं होता है। इसके बाद ऑप्शन सी में y प्लस 2/y है, बटा में अगर y आ गया यानी चर कोई बटा में आ जाए तो भी बहुपद नहीं होता है। इसके अलावा डी नंबर तो बहुपद है लेकिन एक चर में नहीं है, इसमें 3 चर है, x भी है, y भी है और टी भी है, तो 3 प्रकार का चर है, लेकिन आपसे एक चर में पूछा था, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो इसमें एक्स स्क्वायर का हम लोग गुणांक लिखेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर के जस्ट गुना में जो होता है उसको गुणांक बोलते हैं। यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। अगर एक्स स्क्वायर के पहले कुछ भी नहीं हो तो 1 हो, अगर यहाँ प्लस की जगह माइनस होता तो आंसर -1 हम लोग लिखते हैं। यानी क्वेश्चन नंबर जो 6 है इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 को बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है और इसके बाद आपको वैल्यू दिया है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, इसमें x का वैल्यू बैठाना है 0 और आंसर आ जाएगा। तो x के जगह में आपको 0 रखना है, तो गुना 0 कर दिए क्योंकि यहाँ x था। 4x स्क्वायर यानी 0 का क्या कर देंगे स्क्वायर प्लस 3, गुना करेंगे तो 0 आएगा। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है। यानी सॉल्व करेंगे तो 0 को 4 से गुना करेंगे 0 आएगा, तो बचेगा केवल 3। अब बताइए 3 किस ऑप्शन में दिख रहा है, बी नंबर में, यानी बी नंबर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या होगा, बी नंबर, जिसका आंसर 3 आने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इधर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला है ना, इसमें बोला है कि क्या x प्लस 1 एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का गुणनखंड है। तो इसमें हम लोग को करना क्या है, x प्लस जो 1 है इसको 0 मान के यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेंगे तो -1 आएगा। अब आपका पूछा था एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब इसमें वैल्यू आपको x का रख देना है, तो -1 का क्यूब प्लस -1 का स्क्वायर प्लस -1 प्लस 1। सॉल्व करके अगर 0 आएगा तो आंसर होगा हाँ, अगर 0 नहीं आएगा तो आंसर होगा नहीं। तो -1 का क्यूब होता है -1, -1 का स्क्वायर होता है +1, तो ये आ जाएगा +1, प्लस माइनस माइनस, अब प्लस। देखिए ये माइनस ये प्लस कैंसिल होगा, माइनस प्लस कैंसिल होकर क्या आएगा 0। अगर 0 आ जाएगा तो हम लोग लिखेंगे हाँ, अगर 0 आ जाएगा तो क्या लिखेंगे आंसर में हाँ। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये हाँ होगा कि पहला बहुपद दूसरे बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब बनाएंगे हम लोग इसके बाद क्वेश्चन नंबर कितना को, 9 को। आप इतना नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 से भी शुरू करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 आपको दिया है और आपसे पूछा है इसमें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर क्या होगा। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए और याद होगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड बराबर एक फॉर्मूला होता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल, उसके बाद होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, उसके बाद होगा माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखिए इसमें x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 0 बैठाएंगे, तो ये तो पहले उतरेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, इसका वैल्यू 0 बैठाएंगे तो 0 ये इंटू में ये पूरा है, तो ये पूरा को लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। ठीक है, अब इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड, 0 से इस पूरा को गुना करेंगे तो आ जाएगा 0, क्या हो जाएगा 0। अब ये इसको इधर ले जाएंगे, माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर माइनस 3x वाई जेड को बराबर के इस पार लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 3x वाई जेड। और आपसे देखिए पूछा ही था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब का वैल्यू क्या होगा, तो 3x वाई जेड होगा, ये आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
देखिए ऑप्शन नंबर बी में लिखा है 3xyz, ये हो गया आंसर। क्लियर है यहाँ तक? तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत आसानी से बना पाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है कि अगर एक यहाँ दिया है, इसको कंपेयर करके ए बी सी का आपको मान बताना है। बहुत ही आसान है। -2x दिया हुआ है, उसके बाद +3y दिया है, माइनस ना देकर ये बराबर दिया है, ठीक है, बराबर 6 है। क्या है? बराबर 6। अब इससे आपको कंपेयर कराना है। तो देखिए कंपेयर किससे कराना है, तो बगल में और एक चीज़ दिया हुआ है ax + by + c = 0, है ना। तो इसको बराबर का उधर देखिए आपको जो दिया वो 0 दिया, हम लोग यहाँ लिख के समझते हैं। ax + by + c बराबर क्या दिया है? 0। इससे कंपेयर कराने बोला है ना आपको, तो बराबर के बाद 0 है तो हमको 6 को इधर ले आना है। तो -2x + 3y - 6 बराबर में क्या आ जाएगा? 0। अब देखिए x के पहले a था, यहाँ x के पहले -2 है, तो a का मान कितना आ जाएगा? -2, कोमा y के पहले b है, यहाँ y के पहले 3, यानी b का मान कितना आ जाएगा? 3, और लास्ट में c, और यहाँ c के जगह में कितना है? -6। तो c का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो c का वैल्यू हो जाएगा -6, ठीक है। a बी सी ये 3 वैल्यू आपसे पूछा था, ये तीनों निकल गया। अब ऑप्शन खोजना है हमको कि किस ऑप्शन में ये दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है कि a का वैल्यू कितना है? -2, सही है, और b का वैल्यू है 3, ये भी सही है, और c का वैल्यू है -6, ये भी सही है। यानी ऑप्शन 6 सही हो जाएगा। a बराबर -2, b बराबर 3 और c बराबर -6, ये आंसर हो गया। तो आपको याद रखना है इसका, इस तरह से हम लोग कंपेयर कराएंगे इससे, वो बोला है इससे कंपेयर कराना है। तो बराबर के बाद में जो होगा उसको पहले ले आना है, बराबर के बाद 0 होना चाहिए, क्योंकि उसी से हम लोग कंपेयर करा पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग का तो हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम लोग यहाँ सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर 11 में y बराबर 3x + 5 के लिए कौन सा विकल्प सत्य है। अब समझते हैं कौन सा विकल्प सत्य होगा। y बराबर दे रखा है 3x + 5, ठीक है। तो इसमें से पहला ऑप्शन में दिया है कि एक अद्वितीय हल का मतलब केवल x का एक ही मान होगा, y का एक ही मान निकलेगा, 2 मान नहीं निकल सकता है। ए नंबर ऑप्शन का मतलब हुआ। ऑप्शन नंबर बी का मतलब होगा केवल 2 हल होगा, 2 से ज़्यादा वैल्यू नहीं निकल पाएगा, x का भी 2 वैल्यू निकलेगा, y का 2 वैल्यू, ऐसा ऑप्शन बी के अनुसार है। ऑप्शन सी में लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, ऑप्शन डी में कोई नहीं। तो ऑप्शन सी जो लिखा है अपरिमित रूप से अनेक हल, इसका मतलब हुआ कि x का आप कुछ भी मान मानिए, जैसे 0 तो y का मान 5 निकलेगा, x का मान 1 मानेंगे तो y का मान 8 निकलेगा, x का मान 2 मानेंगे तो y का मान 11, यानी आप कुछ भी x का मान मान लीजिए, y का मान निकलते जाएगा, यानी अपरिमित रूप से इसका अनेक हल होने वाला है, बहुत सारा हल होगा, ठीक है। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 11 का हम लोग का ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा, अपरिमित रूप से अनेक हल। अपरिमित रूप से अनेक हल, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर सी, अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, इसमें लिखा है ना कि x + y बराबर 4 है। तो आपको यहाँ पर छाटना है। देखिए x और y का वैल्यू पूछा है, तो पहला कि ए नंबर जो ऑप्शन है ना, उसमें x का वैल्यू 1 लिखा है और y का वैल्यू 3 लिखा है। तो बताइए x का मान अगर 1 बैठा दें और y का मान 3 बैठा दें, तो 1 और 3 जोड़ के 4 आएगा क्या? जरूर आएगा। तो ऑप्शन ए हम लोग का सही आंसर हो गया, यानी पहला ऑप्शन ही हम लोग का सही है क्वेश्चन नंबर 12 का। बाकी चेक नहीं करना है। अगर पहला ऑप्शन नहीं आता, जोड़ के 4 नहीं आता, तो हम लोग दूसरा ऑप्शन को चेक करते, उसमें नहीं आता तीसरा में चेक करते, तीसरा में भी नहीं आता तो चौथा अपने आप आंसर हो जाता है, क्योंकि वो आता ही आता है ना। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का बनेगा 12 हो चुका है। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग का जो पिछले वाले सेट को हम लोग सॉल्व किया था ना, उसमें भी था। क्या लिखा हुआ है इसमें? एक्स अक्ष का समीकरण आपको पिछले सेट में ही डिस्कस किया जा चुका था कि एक्स अक्ष का अगर समीकरण पूछे, एक्स अक्ष का अगर एक्स अक्ष का समीकरण पूछे तो y बराबर 0 होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, y बराबर 0। जब कभी भी आपसे x अक्ष का समीकरण पूछे तो y का वैल्यू क्या लिखना है? 0। और जब कभी भी y अक्ष का समीकरण दे दे या पूछे तो x बराबर क्या हो जाएगा? 0। आपको अच्छे से इस बात को याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है निर्देशांक -2, 4 का भुज क्या है? ठीक है, तो -2, 4 है ना।
तो इसमें क्या होता है ना, जो निर्देशांक x वाला है इसको हम लोग भुज बोलते हैं यानी -2, और जो निर्देशांक y के जगह में इसको हम लोग कोटि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोटि। तो भुज क्या हो जाएगा? -2 हो जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए -2। अगर आपसे भुज पूछा है तो x वाला के जगह में जो होता है वो वैल्यू हो जाएगा, और सेकंड नंबर में जो आएगा जो y के जगह में उसको हम लोग कोटि बोलते हैं। हो सकता है आपसे एग्जाम में भुज ना पूछ के कोटि पूछ ले। अगर इसी का कोटि आपको आंसर बोलना होता तो 4 आंसर आता, अगर भुज है तो -2 आया। क्लियर है यहाँ तक? ये डाटा कुछ भी चेंज करके दे सकता है। 14 नंबर क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट है। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को सॉल्व करेंगे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा है आकृति में 3, -1 का निर्देशांक को कौन सा बिंदु प्रदर्शित करता है। तो जो आपको ग्राफ दिख रहा ना, इस ग्राफ में देखिए 4 बिंदु दिया A B C D, तो पूछा है 3, -1 किस बिंदु को प्रदर्शित करेगा, और ऑप्शन ही नहीं दिया है, इसमें ऑप्शन ही नहीं दिया है। तो आकृति में जो 3, -1 है ना, वो बिंदु B को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करने वाला है? वो बिंदु B को। तो आपको ऑप्शन भी नहीं दिया हुआ है, तो आपको लिख देना है बिंदु B। आपको क्या लिख देना है? बिंदु B, क्योंकि ऑप्शन दिया ही नहीं है। 4 ऑप्शन होना चाहिए ना, ऑप्शन नहीं दिया है। तो चित्र देख के हम लोग समझ सकते हैं कि जो पॉइंट B है वो हम लोग का 3, -1 को प्रदर्शित करेगा। तो आंसर हो जाएगा बिंदु B। ठीक है, आपसे यही पूछा था। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है इसमें कि दिए हुए बिंदु से होकर कितनी रेखाएं जा सकती है। तो एक पॉइंट अगर आपको दे दे हम, जैसे कि ये पॉइंट है, इससे आप कितनी रेखा खींच सकते हैं। तो सबसे पहले एक इधर से रेखा आएगा, इसके बाद इधर से रेखा आएगा। ठीक है, आप रेखा खींचना शुरू करिए। इधर से आएगा, इधर से भी रेखा खींच सकते हैं। ठीक है, ऐसे भी रेखा खींच सकते हैं। यानी अगर देखा जाए ना तो आप अनंत रेखाएं खींच पाएंगे। ये रेखा कभी खत्म ही नहीं होगा, अनंत रेखा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का आंसर अनंत हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनंत। ठीक है, अनंत। तो एक पॉइंट से हम लोग कितनी रेखा खींच सकते हैं? अनंत रेखा खींच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें लिखा है कि 54 का संपूरक कोण का मान क्या होगा। देखिए संपूरक कोण क्या होता है? जब कोई भी दो कोणों का योग 180 डिग्री आ जाए तो उसे संपूरक कोण कहते हैं, और जब कभी भी दो कोणों का योग 90 डिग्री आ जाए तो उसको पूरक कोण कहते हैं। तो आपसे पूछा है संपूरक कोण, तो संपूरक कोण में दो कोणों का योग 180 होता है। एक कोण हमको पता है कितना दिया है? 54 डिग्री। तो 180 से अगर 54 डिग्री को माइनस करेंगे तो दूसरा संपूरक कोण मिल जाएगा। कितना आएगा? 126 डिग्री आएगा माइनस करने पर, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 126 डिग्री। ये हम लोग का क्या हो गया? दूसरा संपूरक कोण हो गया। अगर 54 डिग्री देता और बोलता 54 डिग्री का पूरक कोण बताइए तो आपको 90 डिग्री से माइनस करना पड़ता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग का हो गया ये। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाएंगे 18 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ सॉल्व हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा हुआ है, यदि एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या है। ठीक है, एक कोण पूरक है, मान लेते हैं एक कोण x से पूरक, तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। अब ये कोण इसके आधे से, ये कोण इसके आधे से 30 डिग्री अधिक है, यानी घटाएंगे तो कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। ये 90 डिग्री है, कितना डिग्री आएगा? 30 डिग्री। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा x में, माइनस 90 और माइनस प्लस x बराबर 30 दूनी 60। क्यों? 2 से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2x और x कितना आएगा? 3x। 90 इधर जाएगा तो माइनस से क्या होगा? प्लस, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 150 डिग्री। अब बताइए 3 से कटेगा, 3 से 150 कटेगा कितना बार में? 50 बार में, यानी x का वैल्यू कितना निकल गया? 50 डिग्री। बताइए 50 डिग्री किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी में। अब पूछा भी क्या था? यदि एक कोण अपने पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक हो, पूरक के आधे से 30 डिग्री अधिक हो तो कोण की माप क्या होगा? 50 डिग्री, यानी 50 डिग्री ये हम लोग का आंसर आ गया। अब ये बताइए ऑप्शन किस में दिख रहा है? क्वेश्चन नंबर 18 का 50 डिग्री ऑप्शन नंबर बी में, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस तरह आपको सॉल्व कर लेना है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 हो गया, हम लोग 19 को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा हुआ है, लिखा क्या? इसमें एक चित्र दिया, देखिए समझते हैं। ये एक सीधा रेखा है, इस रेखा पर एक तिर्क रेखा खड़ा है। ठीक है, और इसमें मान लेते हैं दिया हुआ है ये ना A B, ठीक है, इसको O मान लेते हैं, इसको C दिया हुआ है। अब इधर का जो एंगल है ना, ये इधर का एंगल को 4x दिया हुआ है, इधर का एंगल को
5x। और आपसे पूछा है x का मान बताइए। देखिए ए ओ बी जो है ना ये एक सीधा रेखा है, एक सीधा रेखा पर ओ सी जो है ना एक खड़ा रेखा है, तो ये जो दोनों कोण ये एक रैखिक युग्म बनाएगा। तो रैखिक युग्मों का योग क्या होता है 180 डिग्री होता है, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 5x और 4x इन दोनों कोणों का योग कितने के बराबर आएगा 180 के। 5 और 4 9 कितना होगा 9 हो जाएगा, 5 और 4 को जोड़ के अब 9 से 180 को कैंसिल करेंगे तो 20 बार में, यानी x बराबर कितना आ गया 20 डिग्री। यानी क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 20 डिग्री। ये आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग का 19 हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 20, तो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या लिखा हुआ है इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 में लिखा है यदि ए बी बराबर क्यू आर है, ठीक है, ए बी बराबर क्या है क्यू आर, और बी सी बराबर पी आर है, और सी आर बराबर क्या है पी क्यू है, तो इसमें से कौन सा सर्वगासम काम करेगा आपके हिसाब से। ठीक है, तो ए किसके बराबर दे रखा है ओ के, ए किसके बराबर है क्यू के, ओ के नहीं, ए किसके बराबर दिया है क्यू के बराबर। ठीक है, तो आप ऑप्शन से आपको देखना है कि ए क्यू के बराबर कहाँ दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन नंबर आपको बी में दिख जाएगा। उसके बाद बी किसके बराबर आर के, तो बी भी आर के बराबर, तो सी बचेगा किसके बराबर पी के, यानी ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। ट्राइंगल सी बी ए सर्वागोसम होगा, ठीक है, किसके ट्राइंगल पी आर क्यू के। अब यहाँ देखना है, तो यहाँ पर जो ए बी बराबर क्यू आर दिया है ना, तो वहाँ ए क्यू के बराबर होना चाहिए, तो ए क्यू के जगह में है, लास्ट में ए है तो लास्ट में क्यू दिया है। उसके बाद बी आर के जगह में होना चाहिए, यानी बीच में है तो आर भी बीच में है, बाकी एक बचेगा सी पी के बराबर, यानी आंसर हम लोग का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, आपको उल्टा फुल्टा नहीं करना है। अब क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 में लिखा है कि अगर एक त्रिभुज है ए बी सी, हम लोग एक पहले त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी एक त्रिभुज बना लेते हैं ए बी सी। ठीक है, इसमें ए बी ए सी बराबर है, ए बी यानी ये और ए सी यानी ये दोनों आपस में बराबर है। इसके बाद लिखा हुआ कि कोण बी 45 डिग्री है, तो देखिए समझना है यहाँ कोण बी कितना डिग्री है 45, यानी ये कोण 45 है। अब बताइए ए बी और ए सी बराबर है, तो बराबर भुजा के संगत कोण बराबर होता है, यानी ए बी के बराबर का सामने का कोण और ए सी के सामने का कोण हमेशा क्या होगा बराबर होगा, क्या होगा बराबर। अगर बी 45 है तो सी भी क्या हो जाएगा 45। ठीक है, सी भी क्या होगा 45, और आपसे पूछा क्या था कौन सी भी पूछा था, तो 45 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 45 डिग्री। क्लियर है यहाँ तक। चलिए ये तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 को समझते हैं क्या लिखा है इसमें। तो देखिए 22 में लिखा है कि एक त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ में अगर ए बी एफ डी के बराबर है, ठीक है, तो पहले हम लोग ट्राइंगल बना लेते हैं समझने के लिए। तो ये एक ट्राइंगल बना लेते हैं ए बी सी, एक और ट्राइंगल बना लेते हैं डी ई एफ। ठीक है, इस टाइप से हम लोग दो ट्राइंगल बना लिए हैं। इसमें बोला ए बी और एफ डी बराबर है, ए बी और एफ डी ये बराबर है। ठीक है, इसके बाद बोला है कोण ए और कोण डी बराबर है, ये कोण ए और ये कोण डी क्या है आपस में बराबर है। ठीक है, इसके बाद बोला है तो दोनों त्रिभुज साइड एंगल साइड अभिकृति से संरक्षण होंगे यदि। अब देखिए साइड एंगल साइड में दो साइड बराबर चाहिए और एक एंगल बराबर चाहिए। ठीक है, तो दो साइड के बीच में एक एंगल होना चाहिए, तो इस एंगल में और इस एंगल में आपस में दोनों बराबर है, तो ए बी अगर ई एफ ई डी के बराबर है, इसका मतलब ए सी इसके डी ई के बराबर होना चाहिए, तभी साइड एंगल साइड को काम करेगा, नहीं तो करेगा नहीं। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर क्या हो जाएगा, तो एक तो आना चाहिए ए सी, तो ए सी हमको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी में और बी में, लेकिन आना चाहिए इधर से क्या चीज़ डी ई, तो डी ई दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी में, यानी क्वेश्चन नंबर 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका ये ए सी बराबर होना चाहिए किसके डी ई के, क्योंकि जो कोण होता है ना ये दो भुजा के बीच के बराबर में आना चाहिए, जो बीच का है एंगल, ये दो जो भुजा है इन दोनों भुजा के बीच का एंगल होना चाहिए, ना कि यहाँ का एंगल होना चाहिए, तब साइड एंगल साइड का नियम काम करता है। इसीलिए हम लोग का ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इतना तो हो गया। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है यदि ए पी बी और सी क्यू डी दो समांतर रेखाएं। चलिए इसको समझते हैं। इसमें दो समांतर रेखा बनाते हैं, तो ये एक रेखा है, इसका नाम दे देते हैं हम लोग, मान लेते हैं ये ए है और ए है बी है
अब बीच में कहीं भी एक हम लोग पी दे देते हैं, ए पी भी हो गया। इसी के समांतर एक रेखा आपको और बनाना है, ठीक है। तो इसके समांतर एक रेखा हम लोग और बनाए और इसका नाम दे दिए सी। जस्ट इसके सीधा में होना चाहिए, सी के बाद हो जाएगा क्यू, उसके बाद ये हो जाएगा डी, ठीक है। इस तरह आपको समांतर रेखा बना देना है। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे देखिए लिखा है तो कोनों ए पी क्यू मतलब इसको हमको सीधा इसे मिला देना है, ठीक है। ये कौन का बात कर रहा है? ये, ठीक है, ये कौन का बात कर रहा है? ये 90 डिग्री होगा, स्ट्रेट मिल रहा है। तो उसके बाद बी पी क्यू मतलब इस कौन का वो बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद बता रहा है सी क्यू पी यानी इस कौन का बात कर रहा है, ठीक है। उसके बाद वो बता रहा पी क्यू डी यानी इस कोण का, ये चारों कोण का बात कर रहा। अब इसके बाद बोलता है इसको समद्विभाजित करता है, तो इस कोण को समद्विभाजित कर रहा मतलब बीचों बीच काट रहा, आधा आधा एकदम, और इसको भी बीचों बीच। काटने के बाद आपका एक पॉइंट यहाँ बना, इसको काटने के बाद और इसको काटने के बाद एक पॉइंट यहाँ बना, यानी अगर इसको हम लोग हटा दें तो ये इस तरह का एक आकृति बन गया, जस्ट इस तरह का, ठीक है। ये आकृति बन गया इस टाइप का। अब पूछा है आपसे कि किस टाइप का आकृति है, यही ना पूछा है कि ये कैसा होगा। एक वर्ग होगा, एक समचतुर्भुज होगा, एक आयत होगा, या कोई अन्य समांतर चतुर्भुज होगा। तो बताइए इस तरह का आकृति में, देखिए इस तरह का आकृति में हमेशा ये चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, और अंदर का कोण भी कितना हो जाएगा, प्रत्येक 90 डिग्री का हो जाएगा। तो हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये एक वर्ग का आकृति है। कैसा आकृति? एक वर्ग है। चलिए क्लियर है, ये क्या है? एक वर्ग। ये हमेशा क्या बनाएगा? वर्ग बनाएगा। यानी दो समांतर रेखा के बीच में अगर समद्विभाजित करने वाला एंगल अगर इस तरह मिलता है तो इससे एक वर्ग का निर्माण होता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 को सॉल्व करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। क्वेश्चन नंबर 24 में लिखा है डी और ई क्रमशः ए बी सी की भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं ए बी सी के नाम से, ए बी सी। उसके बाद इसमें डी और ई, ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु है क्या? डी और ई, ठीक है, ये दिया हुआ है। ए सी का मध्य बिंदु है तथा ओ भुजा बी सी पर कोई बिंदु है। ओ जो है ना वो भुजा बी सी पर कोई बिंदु है, ठीक है। मान लेते हैं ये कहीं भी ले लेते हैं हम लोग, चलिए यहाँ ले लेते हैं, ठीक है। ये एक बिंदु है, क्या नाम है इसका? ओ। उसके बाद बोलता है भुजा बी सी पर कोई बिंदु ओ को ए से मिलाएं। चलिए इसको ओ को ए से मिला देते हैं, इस टाइप से हम लोग मिला दिए, ठीक है। कहीं भी बोला है, वो बीच में बिंदु लेना जरूरी नहीं, कहीं भी ले सकते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है यदि पी और क्यू क्रमशः ओ बी और ओ सी के मध्य बिंदु है, तो पी और क्यू ओ बी का मध्य बिंदु क्या है? ये वाला पी, और ओ सी का मध्य बिंदु क्या है? क्यू, ठीक है। ऐसा बोला है क्वेश्चन में। मध्य बिंदु हो तो डी ई क्यू पी, डी ई और क्यू और पी। तो इससे जो निर्माण होगा, इससे इस टाइप से हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। चलिए ये बन गया। अब बोलता है इससे जो निर्माण आपका होगा वो किस प्रकार का आकृति होगा, आपको बताना। वर्ग होगा, आयत होगा, समचतुर्भुज होगा, या समांतर चतुर्भुज होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समांतर, क्योंकि ये इसके समांतर आना है, ये इसके समांतर ही आना है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा समांतर चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से जो आकृति बनेगा उसका निर्माण जो होगा वो क्या कहलाएगा? समांतर चतुर्भुज कहलाएगा। क्लियर है यहाँ तक? समांतर चतुर्भुज, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। इस टाइप से ये पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 25 में लिखा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी में कोनों सी तथा डी का योग क्या होगा। चलिए एक समांतर चतुर्भुज बना के समझते हैं क्या होगा। ये समांतर चतुर्भुज हम लोग बना रहे हैं, ठीक है, इस टाइप से। इसका मान लेते हैं ए बी सी और डी। अब इसमें बोला है ना आपसे कि सी और डी का योग क्या होगा, कौन ये और कौन ये। हम लोग को पता है कि एक ही आधार पर, ठीक है, एक ही ओर का बना कौन, जैसे ये और ये है, ये दोनों का योग 180 होता है, यानी कौन सी प्लस कौन डी का योग क्या होगा? 180, ठीक है। तो 180 इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी का। ऑप्शन नंबर सी में जो दिया है ना 180, यही आंसर है। आपको इस बात को याद रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है एक समांतर चतुर्भुज का परिमाप दिया है। यदि बड़ी भुजा की माप 6.5 सेंटीमीटर हो तो छोटी भुजा की माप क्या होगी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो हम लोग समझते हैं, सबसे पहले आकृति बनाना होगा। इसमें भी क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है, सम नहीं है, समांतर है, ठीक है।
तो इस टाइप से हम लोग बना लिए समांतर चतुर्भुज। अब ये बड़ी भुजा है, आपको छोटी भुजा का पूछा है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये ए बी बड़ी भुजा हो गया, बी सी छोटी भुजा हो गया, ठीक है। तो बड़ी भुजा का मान यहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में, आपके पास कितना है 6.5 सेंटीमीटर, और ये छोटी भुजा का हम लोग मान लेते हैं x सेंटीमीटर, ठीक है। छोटी भुजा क्या मान लिए, x सेंटीमीटर मान लिए हम लोग छोटी भुजा को। तो अब हम लोग के पास पता है कि परिमाप दिया है, परिमाप कितना दिया है 22। तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, तो बड़ी भुजा जोड़ छोटी भुजा और बाहर में 2 होगा, यानी 2 6.5 जोड़ x बराबर 22। ये फार्मूला के हिसाब से बैठा, 2 से ये काट देंगे हम लोग 11 वन में, तो 6.5 जोड़ x बराबर 11। अब 11 माइनस 6.5 को घटाने पर कितना आएगा 4.5 आएगा, यानी 4.5 सेंटीमीटर। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए इतना तो समझ में आ गया। अब बनाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर किसको, क्वेश्चन नंबर आपका बनेगा 27। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 27 में लिखा है एक आकृति दिया, ठीक है। आकृति से हम लोग इसका आंसर निकालेंगे। ये आकृति बना लिए एक सर्कल टाइप का। अब देखिए आकृति में ना ये हम लोग का व्यास है, ये क्या है व्यास है। अब व्यास में से ऐसा एक लाइन बनाया गया है, इसके बाद यहाँ से मिलाता है ये सेंटर को, इसके बाद ये यहाँ से फिर इस तरह से मिलाता है और इसको मिलाया हो। ये आकृति आपको सेम टू सेम इस तरह बना लेना है, ठीक है। तो ये जो आकृति हम लोग का बनेगा, तो यहाँ ये पूरा कोण जो है ना ये 60 डिग्री का है। आपको समझना है कि ये पूरा कोण का बात कर रहे हैं, ठीक है। इसका ओ नाम दिया है, हम लोग नाम दे देते हैं, ये ए है, उसके बाद ये बी है, ये सी है, यहाँ डी होना चाहिए, वो मिस प्रिंट है, यहाँ डी कर लेना है आपको, ठीक है। अब पूछा आपसे ए डी सी का मान, ए डी सी का मान। तो एक बात आपको समझना है कि ये तो व्यास से क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। हम लोग ए सी को अगर मिला देते हैं, ए सी को अगर मिला देते हैं तो हम लोग को पता है कि व्यास पर व्यास के द्वारा अगर परिधि पे कोण बनेगा, यानी ये पूरा कोण, तो ये कितना का होता है 90 डिग्री का। इसका मतलब हम लोग का ये पूरा अगर 90 डिग्री का है, ये पूरा कितना डिग्री का है 90 डिग्री का है, ठीक है। तो बताइए ये कोण कितना डिग्री का बनेगा, ये पूरा 60 है यहाँ से यहाँ, तो ये बन गया 30 डिग्री, ठीक है। ये 30 डिग्री बना। अब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कहलाता है और यहाँ से यहाँ भी त्रिज्या कहलाता है, यानी ये जितना बड़ा होगा ये भी उतना ही बड़ा होगा, यानी बराबर हो गया। यानी ए ओ सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने का कोण बराबर होगा, ये अगर 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा 30। अब त्रिभुज का तीनों कोनों का योग कितना होता है, तो त्रिभुज का तीनों कोनों का योग होता है 180 डिग्री। ये 30 और 30 60, तो ये कितना बच गया 120। अब देखिए एक चीज़ समझना है, ये हम लोग का एक जीवा है, आज जीवा पर एक ये एंगल बनाता है, ठीक है, ये एक सीधा एंगल बनाता है, और जीवा पर ये भी एक हम लोग का एंगल बनाता है 120। तो यहाँ का जो एंगल होगा इसका हाफ होगा, यानी अगर ये 120 है तो ये कितना डिग्री होगा 60 डिग्री। ये कितना होगा 60 डिग्री। तो हम लोग चित्र पर ही सॉल्व कर ले सकते हैं इसको, यानी आंसर आपका 60 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 60 डिग्री। ये याद रखना है कि ये वाला कोण इसका हमेशा हाफ होता है और ये कोण इसका हमेशा डबल होता है। ये 120 होती है 60 होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए अब 28 को, क्वेश्चन नंबर 28 को हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें लिखा 2 बिंदु ए और बी से होकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है, तो ए बी क्या होगा। देखिए क्या बोला है ना, ए बी से होकर 3 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचे, तो मान लेते हैं ये हम लोग का एक 3 सेमी त्रिज्या का क्या है वृत्त है, ठीक है। ये 3 सेमी त्रिज्या का वृत्त है और ए बी से खींच रहे हैं, तो ये ए है, यहाँ पॉइंट बी है, तो ये बी ए से भी गुजरा बी से भी, तो अगर ये 3 है तो ये भी कितना होगा 3, और दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 सेमी त्रिज्या का, तो 6 सेमी। कितना हो जाएगा 6 सेमी। यानी ए बी का पूरा वैल्यू आपसे पूछा था, तो ए बी कितना सेमी हो जाएगा 6 सेमी हो जाएगा। ये सत्य है ना, 6 सेमी आया है, तो ऑप्शन बी होगा, ये सत्य है। ये बात क्या है, सत्य है कि 6 सेमी ही ए बी का दूरी आएगा। क्लियर है यहाँ तक, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है एक त्रिभुज ABC में ए बी 4 सेमी है, कोण ए 60 डिग्री की रचना संभव नहीं होगी यदि BC और AC का अंतर क्या होगा। देखिए एक बात समझना है आपको, ए बी का वैल्यू कितना सेमी है 4 सेमी, ठीक है। ए बी का वैल्यू क्या है 4 सेमी, तो इसमें BC
और AC का अंतर जो आएगा ना, ये दोनों अंतर कभी भी 4 से छोटा नहीं बड़ा नहीं आ सकता, कभी भी 4 से क्या नहीं आ सकता, बड़ा नहीं आ सकता। तो ये वैल्यू जब आएगा हमेशा 4 से क्या आएगा, छोटा ही आएगा, यानी हम लोग बोल सकते हैं लेस देन 4। क्या आएगा, हमेशा लेस देन 4। जब कभी एक भुजा दिया हो तो दो भुजा का अंतर, एक भुजा जो दिया है इससे हमेशा छोटा आना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। यानी ये जो वैल्यू आएगा हमेशा क्या आएगा, 4 से छोटा आएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन नहीं हो सकता है? तो ऑप्शन ए 3.5 4 से छोटा है जो हो सकता है, लेकिन ऑप्शन बी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी में देखिए 4 से ज़्यादा है, कितना, 4.5 सेंटीमीटर, ये नहीं हो सकता है। बाकी सब क्या है, 4 से छोटा है, यानी ऑप्शन बी हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन बी हम लोग का हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, इसमें आपसे डायरेक्ट पूछा है हीरोन का सूत्र। तो हीरोन का सूत्र आपको याद होगा क्या होता था, एस, ये रूट अंडर में होता है सारा। ठीक है, हीरोन का सूत्र एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। आपको सारा फॉर्मूला याद करके जाना है, क्योंकि फॉर्मूला तो आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर। आपको हीरोन का फॉर्मूला याद रखना है, हीरोन सूत्र याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है एक त्रिभुज की भुजा दिया हुआ है तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हीरोन का सूत्र से हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे। देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं ए बराबर है 41 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं मीटर है, और बी का वैल्यू दिया हुआ है 40 मीटर। ठीक है, और सी का वैल्यू दिया हुआ है 9 मीटर। मान लेते हैं ए बी सी हमको पता है। तो हीरोन का सूत्र से हम लोग निकालेंगे तो हम लोग को अर्ध परिमाप यानी एस निकालना होगा, और एस का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। 41, उसके बाद 40, उसके बाद 9 बटा 2। इसको जोड़ेंगे तो आएगा 90, 2 से भागा देंगे तो कितना आएगा, 45 मीटर। अब जाके हमको क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला के लिए हीरोन का सूत्र लगाएंगे। हीरोन का सूत्र देखिए एस होता है ना, तो एस मतलब 45 गुना एस माइनस ए, यानी 45 से 41 को माइनस करेंगे तो आएगा 4। उसके बाद एस माइनस बी, यानी 45 से हम लोग बी यानी 40 को माइनस करेंगे तो आएगा 5। एस माइनस सी, यानी हम लोग 45 से 9 को क्या करेंगे, माइनस। ठीक है, तो आएगा 36। अब सबको गुना करके वर्गमूल निकाल दीजिए, आंसर आएगा। या एक तरीका और है वर्गमूल निकालने का, बताइए 45 को लिख सकते हैं 9 × 45, 9 का वर्गमूल हो जाएगा। 4 का वर्गमूल होता है, 4 छोड़ दे 5, तो 2 को 5 मिल गया, 2 को 5 का वर्गमूल निकल जाएगा, 1 5, और 36 का 6 होता है। ठीक है, तो अब इसका सबका वर्गमूल लिखते हैं। देखिए 9 का वर्गमूल 3, 2 5 का 1 5, 4 का वर्गमूल 2, 36 का 6, सबको गुना करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए सबको गुना करके कितना आएगा, 180, 5 दूनी 10, 6 3 18, 180 मीटर स्क्वायर, ये आंसर है। तो ये किस ऑप्शन में आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर डी में, यानी हम लोग यहाँ ऑप्शन डी भी लिख सकते हैं, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 31 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 32 को देखते हैं। देखिए ये फॉर्मूला डायरेक्ट क्या पूछ लिया आपसे, फॉर्मूला पूछ लिया। तो इसमें लिखा हुआ है एक घनाभ जिसकी लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 होता है, उसके बाद LB प्लस BH, उसके बाद HL। आपको ये फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाना है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? आप सारे सेट को अच्छे से देखिएगा, सेट से क्वेश्चन तो आएगा बहुत सारा, लेकिन प्रैक्टिस करके जाने से आपका पूरा पैटर्न समझ में आ जाएगा कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 33 में भी डायरेक्ट क्या पूछा है, फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा है डायरेक्ट फॉर्मूला, किसका पूछा है, बोला एक गोला जिसकी त्रिज्या r है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², और r का मान, त्रिज्या r का मान स्मॉल r ही दिया है, यानी ऑप्शन हम लोग का ये हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सी नंबर। तो सी नंबर हम लोग का सही आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 33 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34 अगर देखें तो क्वेश्चन नंबर 34 में भी डायरेक्ट आपसे क्या पूछा है, फॉर्मूला। इसमें दिया एक बेलन की त्रिज्या r है और ऊंचाई h है, तो इसका आयतन क्या होगा। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है πr²h, ये बेलन का आयतन होता है, यानी ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक? चलिए क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में लिखा है एक अर्ध गोलाकार गुब्बारे में हवा भरने पर इसकी त्रिज्या 6 सेमी से 12 सेमी हो जाती है। दोनों स्थितियों में गुब्बारे के पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात। अब बताइए गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, गुब्बारा गोले के जैसा, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr² होता है ना, ये गुब्बारे का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है। अब इसमें क्या करता है, r का मान पहले 6 था, फिर बढ़ के 12 हुआ, तो हम लोग पहला स्थिति में लिखेंगे πr, r का मान 6 का स्क्वायर, लेकिन अनुपात पूछा है तो अनुपात देंगे दूसरे वाला के लिए जो 12 हो जाता है,
तो 4 पाई, लेकिन r का मान अब कितना लेना है हमको 12, तो 12 का क्या आ जाएगा स्क्वायर। अब देखिए 4 पाई तक कैंसिल, 6 का स्क्वायर 36 इस टू 12 का स्क्वायर 144। अब ये 4 बार में कटेगा, 36 कम 36, 36 4 144, तो हम लोग का आ जाएगा 1:4। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 1:4। ये किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर ए में है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए सिंपल सा दिया हुआ था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 36, तो क्वेश्चन नंबर 36 में ये 12 बट्टा का कुछ चिन्ह दे दिया है, तो मिलान चिन्ह क्या दिया है देखिए, तो 1 2 3 4, एक दर जो काटा ना उसको भी काउंट करना है, यानी 5 हुआ। फिर उसके बाद दिया 1 2 3 4, 5 और 4 कितना होता है 9, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा 9। इस तरह आपको गिनना है, ठीक है, बस गिनना है, जो कट रहा ना इसको भी गिनना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग का 37, क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा हुआ है कि आंकड़े का परिसर, पिछले वीडियो में भी परिसर पूछा था, इसमें भी पूछा है, तो परिसर निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। परिसर क्या होता है? परिसर निकालने की फॉर्मूला, सबसे बड़ा नंबर, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है वो क्या है 15, इसको घटाना सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या क्या है इसमें 0, यानी आंसर आ जाएगा 15। तो परिसर का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे बड़ी संख्या घटा सबसे छोटी संख्या, तो आंसर हम लोग का कितना आ जाएगा 15, यानी क्वेश्चन नंबर 37 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, पिछले वीडियो में भी आपसे वर्ग चिन्ह पूछा था, इसमें ये पूछा है, बोला एक वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा? तो 10 से 20 बोला है ना, तो दोनों को जोड़ के बटा 2 करना है, यही हम लोग का वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है। तो आएगा 30 और बटा में 2, भागा लगाने पर कितना आएगा 15, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 15। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग बनाते हैं अब कितना को, 2 क्वेश्चन और बचा है 39 और 40। 39 में बोला है एक असंभव घटना की प्रायिकता क्या होगी? तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है, यानी आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और 40 नंबर क्वेश्चन में लिखा है एक निश्चित घटना की प्रायिकता, जो निश्चित घटना निश्चित रूप से उसका आंसर 1 आता है। तो आपको ये दोनों चीज़ याद करना है, जब असंभव घटना पूछेगा तो आंसर 0 आएगा, लेकिन निश्चित घटना पूछेगा तो आंसर 1 आएगा। क्लियर है यहाँ तक? टोटल देखिए हम लोग का 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का था, ये कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो इससे पिछले वाले वीडियो में भी हम लोग जो ऑब्जेक्टिव सॉल्व किए थे, एक तो आपको 2023 में एक मॉडल पेपर सेट निकला है, उसको पहले ही हम लोग सॉल्व कर चुके थे, और इसके बाद जो 2022 में प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया हुआ है उस सेट को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले एक सेट को और हम लोग सॉल्व किए थे, अगर उसका लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और आज हम लोग फिर देखें एक सेट को, इसके बाद और भी सेट होगा तो हम लोग सॉल्व करके जाएंगे। आप अगर सारे सेट को अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका 40 में 40 आ जाएगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो यहाँ जो परिसर था ये चेंज हो सकता है, ये 10 से 20 था, हो सकता है 5 से 10 दे दे, और इससे ज़्यादा कोई चेंज नहीं हुआ। ये जो नंबर था परिसर का, ये मैक्सिमम 15 था, तो वहाँ मैक्सिमम कुछ और भी नंबर दे सकता है जो बड़ा संख्या हो, और सबसे छोटी संख्या 0 ना के कुछ और दे सकता है, इस तरह का चेंज आएगा। तो ये एक पैटर्न है, आपको प्रत्येक को अच्छे से सॉल्व के जाना है, ठीक है। चलिए तो और हम लोग इसी तरह का कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो लाएंगे, इसीलिए अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।